गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही होंगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे आर एस मैन 2024 है उसके हिंदी की क्लासेज हम कंटिन्यू कर रहे थे। जो ये हिंदी की क्लास है इसमें जो हमारा क्या चल रहा था, कभी तो हमें टेस्ट कर रहे हैं और कभी हमें जो हमारे जो सब्जेक्ट है जो हिंदी का उसमें जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक हमें कवर कर रही हैं। ये टेस्ट है हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आर एस मेंस है ये आंसर राइटिंग पर ही पूरी तरह अच्छे से डिपेंड है। क्यों जितनी अच्छी हम आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमें इसमें स्कोर कर पाएंगे। हमें इतना अच्छा अपना जो आंसर है वो तैयार करना है कि एग्जामिनर को मजबूरन उसमें न चाहते हुए भी नंबर देने पड़े, ताकि वो पढ़ते ही एक बार देखते ही उसको अच्छे से नंबर दे हमें। और हमारा जो पेपर फोर्थ है वो ही एक स्कोरिंग हमारा जो पेपर है जिसमें हम अच्छे से स्कोर कर पाए और अच्छी रैंक है वो प्राप्त कर पाए। हम कभी टेस्ट कर रहे हैं, कभी हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हो रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है इससे पहले हमने है वो 5 टेस्ट कर लिए जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन है वो किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो 6 नंबर टेस्ट रहने वाला है। इसमें हमारा जो हिंदी का जो पार्ट ए है, पार्ट ए कौन सा, व्याकरण का। ये जो टेस्ट है आज हम इसमें करेंगे 50 नंबर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, संधि करनी है। हमें दिया हुआ है लोहित प्लस अंग, लोहित प्लस अंग। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा लोहितांग, लोहितांग, लोहितांग। और लोहितांग मतलब है लाल अंग वाला, इसका अर्थ क्या होता है, लाल अंग वाला। और लाल अंग वाला कौन सा होता है, मंगल ग्रह। लाल अंग, लाल अंग वाला मंगल ग्रह। इसमें अगर संधि देखें तो संधि कौन सी है, इसमें संधि है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। लोहित प्लस अंग लोहितांग, इसमें कौन सी होगी, ए प्लस ए मिलकर आ बना है, इसमें दीर्घ संधि हमारी इसमें बनी है। अगला आता है गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लहर, इसका क्या अर्थ होता है, लहर। ठीक है, और इसकी अगर हम संधि करें तो इसका क्या बनेगा, इससे बनेगा गंगोरमी। इससे क्या बनेगा, गंगोरमी, गंगोरमी। और इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें हुई है आपकी गुण संधि। इसमें कौन सी, गंगा प्लस उर्मी, उर्मी क्या होती है, लहर, और इससे संधि करते हैं तो बनेगा गंगोरमी, जो जिसमें कौन सी है, गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला है नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल। नील प्लस उत्पल है, अगर हम उत्पल की संधि देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, उद प्लस पल, उद प्लस पल। और इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा आपका नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल। इससे क्या बनेगा, नीलोत्पल, यानी नीला कमल। इसका क्या अर्थ होता है, नीला कमल। इसमें जो शब्द का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, क्यों हिंदी के अंदर है जो भी चीजें होगी हम समझकर करेंगे तभी अच्छा हमें स्कोर कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, नील प्लस उत्पल, इसका बनेगा नीलोत्पल यानी नीला कमल। अगला देखते हैं अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ। अधर का अर्थ क्या होता है, नीचे वाला। अर्ध, अधर का अर्थ क्या होता है, नीचे वाला। ओष्ठ यानी होठ। ठीक है, तो अधरोष्ठ, इसका क्या बन जाएगा, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ। और इसमें संधि देखे तो कौन सी हुई है, वर्दी संधि। इसमें संधि कौन सी हुई है, वर्दी संधि। तो आपका इसमें क्या हुआ है, वर्दी संधि। तो आपका जो इसमें क्या लिखना है, अपन को अधरोष्ठ लिखना है। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन जिसमें हमने 2 नंबर का काम किया है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें संधि करनी थी और हमें क्या दिया, संधि विच्छेद दिया गया था और हमने उसकी संधि कर दी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। हमें उपसर्ग दिया गया है बहिस, बहिस, इसमें हलंत आएगा बहिस,
या बही, दोनों एक ही बात है, जिसका अर्थ क्या होता है? बाहर। जिसका अर्थ क्या होता है? बाहर। अर्थ देख लिया। अब इसमें जो बहिष के रूप में जो बनने वाले शब्द है वो लिखते हैं पहले। जैसे बहिष्कार, क्या बनता है? बहिष्कार। बहिष्कार यानी बही विसर्ग प्लस कार। और क्या बन सकता है? बहिष्कृत। बहिष्कृत, बहिष्कार, बहिष्कृत। अगला अगर हम देखें बहिर के रूप में, इसमें अगर हम बहिर के रूप में देखें तो इससे बनने वाला जो शब्द होगा तो वो कौन से होते हैं? बहिरंग। बहिरंग। बही विसर्ग अंग। विसर्ग अंग। और इससे कौन से बन सकते हैं? इससे बन सकता है बहिर क्षेत्र। बहिर क्षेत्र। और इससे बन सकता है बहिर्गमन। क्या बन सकता है? बहिर्गमन। और कौन सा शब्द बन सकता है? बहिर्नाद। बहिर्नाद। तो ये सारे के सारे हैं, ये जब बहिष के रूप में बनेंगे तो बहिष्कार, बहिष्कृत। बहिर के रूप में बनेंगे तो बहिरंग, बहिर्क्षेत्र, बहिर्गमन, बहिर्नाद। और एक अपन लिख सकते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। तो ये हमारे बहिष या बहि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है जिसका अर्थ होता है बाहर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उपसर्ग पर। अगला उपसर्ग हमें कौन सा दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है चिर। अगला दिया हुआ है चिर। चिर का अर्थ क्या होता है? देर का। देर का। या फिर इसका अर्थ क्या होता है? अधिक। अधिक। या इसका अर्थ क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ। ठीक है। तो चिर हो गया। अब हमने अधिक दीर्घ इसका अर्थ देख लिया। अब हमें इसके क्या लिखनी है? इससे बनने वाले शब्द। जैसे चिरंजीवी। चिरंजीवी। अगर इसमें देखें तो ये किससे मिलकर बनना है? चिरम प्लस जीवी। चिरम प्लस जीवी। दूसरा अगर हम देखें तो चिरकाल। चिरकाल। और चिरनवीन। चिरनवीन। चिर परिचित। चिर परिचित। और इससे कौन सा बन सकता है? और चिर उपसर्ग से आपके शब्द बन सकता है जैसे चिर प्रतीक्षित। इससे बन सकता है चिर प्रतीक्षित। अब इसको देखेंगे किस किस से मिलकर बना है? तो चिर प्लस प्रति प्लस इक्षित। प्लस इक्षित। तो ये तीन से मिलकर बना है चिर प्रतीक्षित। जैसे अपन लिख सकते हैं चिरायु। अपन क्या लिख सकते हैं? चिरायु। और चिरायु किससे मिलकर बना है? चिर प्लस आयु। चिर प्लस आयु। अब ये तो हमने लिख लिए कौन से? चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला हमें दिया हुआ है एन उपसर्ग। अगला क्या दिया हुआ है? एन उपसर्ग। जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक। अगर हम इससे बनने वाले शब्द देखें तो इससे शब्द बन सकता है एन आदमी। एन आदमी। और कौन सा शब्द बन सकता है? इससे बन सकता है एन इनायत। एन इनायत। और इसका अर्थ क्या होता है? एन इनायत का अर्थ होता है सच्ची कृपा। इसका अर्थ होता है सच्ची कृपा। और क्या शब्द बनता है इससे? इससे आपके ओर से एन मौका। बोलते हैं ना कि एन मौके पे जा पहुंचे, तो एन मौका, ठीक सही मौके पर। एन वक्त। एन वक्त। तो आपके ये दोनों तो याद रह ही जाएंगे, एन मौका और एन वक्त। आप एन आदमी और एन इनायत जिसका अर्थ होता है सच्ची कृपा याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो उपसर्ग दिया हुआ है वो है सत उपसर्ग। ये क्या दिया हुआ है? सत उपसर्ग दिया हुआ है। सत की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है अच्छा। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा। सत का अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले अपन शब्द देखें कि सत से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इससे बन सकता है सत्कार। क्या बन सकता है? सत्कार। और इससे क्या बन सकता है?
सत्संग, सत्संग। ये तो सत से बन गई। अगर इसको संधि रूप में हम देखें, संधि रूप में इसके, ये तो डायरेक्ट बन गई सत से सत्कार, सत्संग। अगर इसका सत का संधि रूप देखते हैं तो संधि रूप में आप इसका सत, एक तो इसका सज हो सकता है, ठीक है, संधि रूप है, और एक कौन सा होता है, सद होता है। तो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे सजन, सजन, तो सजन का क्या होता है, सत प्लस जन, बना तो ये सती उपसर्ग से है ना, बस इसमें तय का क्या हो गया, आगे जय आया है ना, तो आधा जय बन गया, तो सत जन। तो इसीलिए मैंने बताया कि इसका सज और सद के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ये संधि वाले, संधि रूप में बनने वाले शब्द है। जैसे मैं आपको और बता दूं, सदाचार, सदाचार, ये किस हिसाब से बना है, सत प्लस आ प्लस चार। इस प्रकार इन जो शब्द में दिए होते हैं, इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तभी हमारी हिंदी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, माइंड में अच्छे प्रकार से बैठ जाएगी, तो हमारा स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सदाचार की बात करें तो सत प्लस आ प्लस चार, ये सद वाला रूप आया है इसमें। तो ये भी किसका है, सत उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। जैसे सदगति, सदगति। और देखें तो और बन सकता है सद्भावना, सद्भावना। सद्भावना की बात करें तो इसमें आप देखिए, सत प्लस भावना, सद्भावना। क्यों, क्योंकि तय का क्या बना है, दय बन गया, तो सद्भावना। तो ये आपके सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे, जिसका अर्थ होता है अच्छा। सत्कार, सत्संग डायरेक्ट बन सकते हैं, संधि रूप देखें तो इसका सज और सद आता है, जिसमें जय से देखें तो सजन, सत प्लस जन, सत प्लस आ प्लस चार, सदाचार, सदगति, सद्भावना। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। पहला प्रत्यय दिया हुआ है इमा। इमा प्रत्यय की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, इससे इमा से बनने वाले शब्द देखते हैं। जैसे अपन इसमें लगाते हैं अणु, अणु प्लस इमा, अणिमा, ठीक है। और इससे अरुण, अरुण में इसको लिखाएंगे तो क्या लिखे जाएगा, इसमें अरुणिमा, अरुणिमा। और इससे कौन से शब्द बना सकते हैं, जैसे गुरु, गुरु, गुरु से बनाएंगे तो क्या बनेगा, गरिमा। और इमा शब्द से नीलिमा, नीलिमा। और नीलिमा किस में बना है, नील प्लस इमा, नीलिमा। गुरु प्लस इमा, गरिमा। अरुण प्लस अरुणिमा, अनु प्लस अणिमा। और कौन सा बन सकते हैं आपके, और बन सकता है पूर्ण से पूर्णिमा, पूर्ण से पूर्णिमा। मधुर से मधुरिमा, मधुर से मधुरिमा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इमा प्रत्यय, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान कर लेना। जो 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 मैं आपको इसका जो शुद्ध धातु होती है वो भी बताती हूँ कि हाँ इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसलिए ये बना है। ये इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको ध्यान में आ जाए, समझ सको, और आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे हमें दिया हुआ है आना प्रत्यय। आना प्रत्यय की बात करें तो आना से कौन कौन से शब्द बन सकते, देखिए आना से जैसे घराना, चकराना, आना, आना से घराना, चकराना, चकराना, नजराना, नजराना, और हरजाना। और क्या बन सकता है, हरजाना। और क्या बन सकता है, जैसे राजपुताना, राजपुताना। इसमें भी कौन सा है, राजपूत प्लस आना, राजपुताना। इसमें भी आपका आना उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमें दिया हुआ है ता प्रत्यय। अगला क्या दिया हुआ है, ता प्रत्यय, जिसके एग्जाम्पल देखें, आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, ठीक है। अगला मेहता, अगला मेहता। और क्या बन सकता है, मधुरता, मधुरता। और इसमें बन सकता है मित्रता, मित्रता।
और इसमें देखें तो लघुता, लघुता। और देखें तो विवस्ता, विवस्ता। तो ये सारे के सारे ता उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। मैंने आपको जब शब्द शुद्धि करवाई थी तो उसमें बताया था कि जो यह प्रत्यय है और ता प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते। ठीक है, जैसे सम प्लस यह, सम्य। ठीक है, सम प्लस ता करेंगे तो समता, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। सम्य भी होता है, समता भी होता है, लेकिन सम्यता कभी नहीं होता। इसी प्रकार कोई और भी एग्जाम्पल आप देख लो तो वो गलत होगा, यानी यह और ता प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते। ये चीजें ध्यान रखना, ये आपके शब्द शुद्धि में बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। मय, मय की बात करें तो इससे बन सकते हैं जैसे जलमय, जलमय। और देखें तो इससे बन सकता है मनोमय, मनोमय, जलमय, मनोमय। और इससे बन सकता है दयामय, दयामय। और बन सकता है अन्नमय, अन्नमय। तो ये सारे के सारे मय प्रत्यय से बनने वाले शब्द है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, हमें इनके विलोम बताने हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होता है? द्वेष, तवेश लिख दो या फिर आप विराग लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों आप याद करो, जो भी आपको उस टाइम माइंड में क्लिक हो वही आप इसमें लिख देना। अनुराग का द्वेष और विराग। आग, आगे जो अगला ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आदृत। ये क्या दिया हुआ है आपको? आदृत दिया हुआ है इस प्रकार, ये थोड़ा सा टाइपिंग में ऐसे लिखा गया, ये है आदृत। आदृत का अर्थ क्या होता है? सम्माननीय, सम्माननीय, सम्मानीय। तो ये क्या है? आदृत है आपका। ठीक है, ये रह दिया हुआ है, ऐसे रह। थोड़ा सा ठीक से लिख के बता देती हूँ आपको, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आदृत इस प्रकार लिखा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है आपका सम्माननीय। इसका जो विलोम होगा वो होगा अनादृत, अनादृत। ये याद रखो। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं निरादृत, निरादृत ये भी होता है इसका विलोम में। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं तिरस्कृत, तिरस्कृत। ठीक है, कोई सा भी जो आपको सुइटेबल लगे आप याद कर सकते हैं। आदृत यानी सामान्य, अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत। अगला आता है दयालु। दयालु का क्या होता है? निर्दयी, निर्दयी। ठीक है, दयालु, निर्दयी। भूत का क्या होगा? भविष्य, भूत का क्या होगा? भविष्य। तो ये आपके क्या है? ये आपके विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है पर्यायवाची। पर्यायवाची की बात करें तो वही हमें 4 पर्यायवाची दिए हैं, जिसमें हमें दो दो पर्यायवाची इनके लिखने हैं। ये जो पर्यायवाची की क्लास है मैं आपको जल्दी लेके आऊंगी, जिसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए जो पर्यायवाची वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, याद तो सारे करने हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे वो मैं आपको जल्दी 1 से 2 क्लासेज इसकी प्रोवाइड करवाऊंगी। सबसे पहले आता है अखिल। अखिल के पर्यायवाची देखें तो पूरा, अखिल का पूरा, पूर्ण, संपूर्ण। तो ये तो तीनों एक जैसे से हो गए तो बहुत ही जल्दी ये याद हो जाएंगे। समस्त और सारा, ये सारे हम अपने सीधे जो आम भाषा उसमें इसका यूज करते हैं, पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त और सारा। तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे अखिल के पर्यायवाची। अगला आता है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी क्या होता है? यानी इंद्र का लोक, तो इसे इंद्रलोक भी बोलते हैं, इंद्र लोक। या फिर इसे देवलोक भी बोलते हैं। इंद्रलोक, देवलोक, इंद्रपुरी, सुरलोक, देवताओं का लोक, सुरलोक। और स्वर्ग, इसे स्वर्ग भी बोलते हैं। तो इंद्रपुरी का क्या क्या हो सकता है? और एक इसे अमरावती भी बोलते हैं, अमरावती, अमरावती। तो इनको आप ध्यान रखना, इंद्रपुरी, अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक, सुरलोक और स्वर्ग। अगला आता है हमारा उपवन। उपवन की अगर देखें तो उपवन का सबसे पहले तो तुम्हारा हमारा याद आ जाएगा बाग, बगीचा, बाग बगीचा और वाटिका, वाटिका।
और क्या होता है? उद्यान, उद्यान। ठीक है। और इसका क्या बन जाता है? इसका बन जाता है गुलशन। एक क्या होता है? गुलशन, गुलशन। तो ये सारे के सारे आपके उपवन यानी बाग के, जो बाग बगीचा होता है उसके पर्यायवाची हो गए। उपवन, बाग बगीचा, वाटिका, उद्यान और एक गुलशन। अगला आता है केला। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। केले के पर्यायवाची देखें तो सबसे पहला आता है कदली, सबसे पहला आता है कदली। उसके बाद आता है गजवसा, गजवसा। भानुफल, कदली और भानुफल तो इसके फेमस है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। और एक है रंभा। कदली, भानुफल और रंभा। इसके अलावा आप गजवसा याद कर सकते हैं, मोचा याद कर सकते हैं, और आप कुंजरासरा याद कर सकते हैं, कुंजरासरा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके याद हो जाएंगे। कदली, भानुफल और रंभा, तो ये आपको तीनों तो अच्छे से याद भी होंगे। इसके अलावा ये तीनों भी आप याद कर सकते हैं। आगे हमारे पर्यायवाची वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे आता है हमारा सार्थक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला। यानी हमें इसका एक सार्थक शब्द बताना है जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जिसमें पहले कभी सार था और अभी नहीं है, यानी अब वो बिना सार के हो गया है, तो उसका अर्थ होता है निसार, निसार। यानी उसमें पहले तो सार था लेकिन अब नहीं है, यानी अब वो बिना सार के हो गया, तो निसार। अगला आता है किसी पद्य रचना के भावार्थ की प्रस्तुति। यानी जो पद्य रचना होती है उसका जो भावार्थ में जो उसकी प्रस्तुति दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टीका। कई बार हमें राजस्थान कल्चर में पढ़ते हैं ना, कई पुस्तकों पर उनके टीका लिखे गए हैं। तो वो क्या होते हैं? किसी पद्य रचना होती है, उसमें उसके भावार्थ की जो प्रस्तुति दी जाती है उसको बोलते हैं टीका। अगला आता है किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, तो ये होती है अभिलाषा, ये होती है अभिलाषा। आगे बढ़े। चेतन स्वरूप की माया, चेतन स्वरूप की माया होती है, वो होती है चिद विलास, चिद विलास, चिद विलास। अगली आती है कार्य करने की इच्छा, ये होती है चिकित्सा, चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा होती है। तो इसमें जो हमारे ये सार्थक शब्द है यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवाए हैं। जैसे जिसमें पहले कभी सार था और अब नहीं है, निसार। किसी पद्य रचना के भावार्थ की प्रस्तुति, टीका। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, अभिलाषा। चेतन स्वरूप की माया, चिदविलास। और कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पर, जिसमें हमें शब्द युग्म दिया गया है। आपको ये शब्द युग्म की क्लास भी जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। शब्द युग्म का अर्थ यानी भेद स्पष्ट कीजिए, शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले में दिया गया है आयस। आयस का अर्थ होता है लोहा, आयस का अर्थ होता है लोहा। अगला है आयसु। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। तो आयस लोहा और आयसु आज्ञा। अगला आता है कामुक। कामुक का अर्थ होता है कामी व्यक्ति, कामुक, कामी व्यक्ति। और कारमुक की बात करें तो इसका अर्थ होता है धनुष, इसका अर्थ क्या होता है? धनुष। व्याध, व्याध का अर्थ होता है शिकारी, व्याध का अर्थ होता है शिकारी। और व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग, रोग। बोलते हैं ना तेरे को क्या व्याधि है, यानी तेरे को क्या रोग, ये क्या है? रोग, रोग। तो इसमें जो व्याध होता है वो शिकारी, व्याधि का अर्थ होता है रोग। एक होता है हाल, एक होता है हाला। हाल का अर्थ होता है दशा, बोलते हैं ना तेरे क्या हाल है, तेरी क्या दशा है। और हाला का अर्थ होता है शराब। ये जो चीजें हैं, अब कई बार अपने पर्यायवाची में पढ़ते हैं ना, शराब, दारू, इसके जो पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो इसमें आपके शराब के पर्यायवाची में हाला इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छा पर्यायवाची है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। हाला का अर्थ होता है शराब। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वाक्यों के लिए शुद्ध रूप लिखिए।
पहले इसमें जो शब्द शुद्धि आती है वो दो प्रकार की आती है, एक में तो वाक्य और एक में हमें शब्द दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वाक्यों का शुद्ध रूप। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। तो ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना, जिसका उधार लिया है, तो इसके अर्थ जो जिसका है यहां पर हम लिखेंगे जिससे। जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है, नहीं उसको चुकाना है। यहाँ पे क्या आएगा, उसको चुकाना है। यानी जिससे उधार लिया है उसको चुकाना है, जिससे उधार लिया उसको चुकाना है। तो जिसका की जगह जिससे और उसे की जगह उसको। अगला आता है कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं, नहीं इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा कृत घनता। कृत घनता से बड़ा कोई पाप नहीं। कृत घनता से बड़ा कोई पाप नहीं। तो इस प्रकार आपके वाक्य के रूप में जो आपको अशुद्धि दी होती है उसको आपको शुद्ध वाक्य बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें शब्द दिए हुए होंगे और उनका शुद्ध रूप हमें लिखना है। जैसे हमें दिया गया है कामनी। कामनी नहीं होता, ये होता है कामिनी। कामिनी। कामिनी का अर्थ क्या होता है, इच्छा रखने वाली। कामिनी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाली। इच्छा रखने वाली कामिनी। अगला है जीवत। जीवत नहीं होता, जीवित होता है। जीवित व्यक्ति, जीवित पशु, जीवित पक्षी। तो जीवित का क्या अर्थ होता है, जीवित होता है, ना कि जीवत। अगला है निखिल। निखिल के अंदर है आपकी दोनों की दोनों है छोटी ई की मात्राएं आती है निखिल। और जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है। अगला आता है मिहिर। मिहिर में देखें तो इसमें भी दोनों की दोनों छोटी मात्राएं आती है मिहिर। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूर्य। इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य। तो मिहिर। ठीक है। तो कामिनी का मिनी होता है जीवित। जीवित होता है, ना कि जीवत। निखिल में दोनों ई की जो मात्रा है वो छोटी होती है, मिहिर में भी दोनों ही छोटी होती है। अगला आता है हमारा निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग। आपके जो एग्जाम होगा उसमें मुहावरे भी आएंगे और आपके कहावतें भी आएंगी। कहावतें भी आएंगी। तो आपको दोनों अच्छे से जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना आपको करना है। इसमें आपको कहावतें भी पूछी जाएंगी, मुहावरे भी पूछे जाएंगे और इन दोनों का जो वाक्य में प्रयोग है वो आपसे पूछा जाएगा। मैं तो आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो आपको किसी चीज का जो कहावत हो चाहे मुहावरा हो, दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। जब आपको अर्थ प्रयोग होगा तो वाक्य में प्रयोग आप बहुत ही अच्छे से कर दोगे। इसीलिए मैं आपको दो तो जो चाहे मुहावरे हो चाहे आपकी कहावतें हो, उनका आपको मैं अर्थ बताती हूँ, साथ में वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ कि हाँ इस प्रकार आप ये कर सकते हो। बाकी मैं दो अलग जो आपकी कहावतें हैं उनका भी आपको अर्थ बताती हूँ ताकि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही आपके लिए कम है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो जब आपको उस चीज का पता होगा तो वाक्य में प्रयोग तो आप आराम से कर पाओगे। अगला है अनजल उठना। अन्न जल उठना इसका मतलब होता है एक स्थान पर रहने का संबंध है वो टूट जाना। एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। अपन कई बार नहीं बोलते कि हमारा तो दाना पानी यहाँ पर इतना ही था, मतलब अनजल इतना ही था, दाना पानी यानी अनजल इतना ही था, अब हमें दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अपन जैसे कर सकते हैं, कई बार ट्रांसफर की बात आती है तो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ आप इस जगह हो तो जब तक आपका दाना पानी यहाँ है आप हो, जब आपका दाना पानी यहाँ नहीं होगा तो आपका ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा। तो वही बात होती है। तो इसका अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि नौकरी में जयपुर से ज्यों ही बाड़मेर तबादला हुआ मेरा तो जयपुर से अंजल ही उठ गया। आप लिख सकते हो आप। तभी मैं बोलती हूँ कि जब आपको इसका अर्थ पता होगा तो वाक्य में प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। नौकरी में नौकरी में जयपुर से जयपुर से ज्यों ही
ज्यों ही बाड़मेर तबादला हुआ, यानी बाड़मेर ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ। मेरा तो मेरा तो जयपुर से अनजल ने जयपुर जयपुर से अनजल ही उठ गया, अनजल ही उठ गया, उठ गया, यानी एक स्थान से पर रहने का संबंध टूट जाना। तो इस प्रकार आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अगला जो मुहावरा है वो आता है इल्लत पालना। इल्लत पालना का अर्थ होता है मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना, मोल लेना, इल्लत पालना। अपन कर सकते हो जैसे किसी दो जनों के बीच में लड़ाई हो रखी हो और अपन एक ही पैरवी कर लेते हैं या एक ही गवाही दे देते हैं, तो ये नहीं बोलते, दूसरे लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि तूने इस पक्ष की जो गवाही दी है तो इसने तूने दूसरे पक्ष है उससे क्या पाल लिया, इल्लत पाल लिया, यानी मुसीबत मोल ले लेना। कि मैंने कोर्ट में दो पक्षों के विवाद में गवाही देकर इल्लत पाल ली है, यानी अपन एक पक्ष के सामने एक पक्ष की उसकी साइड लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं, तो दूसरा है उससे तो अपनी क्या होएगी, अपन उससे मुसीबत ही पाल रहे हैं ना। तो मुसीबत मोल लेना, यानी मैंने कोर्ट में, या मे पर आती है ये बिंदी, मैंने कोर्ट में कोर्ट में दो पक्षों के विवाद में विवाद में गवाही देकर गवाही देकर इल्लत पाल ली, इल्लत पाल ली, पाल ली है, यानी मुसीबत को मोल ले लिया है। तो ये हमारे मुहावरे हुए जिनका अर्थ हमने समझा और फिर उसके बाद में उनका वाक्य में प्रयोग किया। अब आते हैं हमारी कहावतें। कहावतों का अर्थ है हमें लिखना होता है। कहावतों का अर्थ लिखिए। घी सवारे काम, बड़ी बहू का नाम। घी संवारे काम, बड़ी बहू का नाम, यानी जब अच्छा परिणाम का कारण कुछ और होता है, ठीक है, और यश किसी और को मिल जाता है, कोई अच्छा काम कोई और करता है और उसका जो यश होता है वो किसी और को मिल जाता है, तो उसमें बोलते हैं घी सवारे काम, बड़ी बहू का नाम। तो अपन लिख सकते हैं कि अच्छे परिणाम का कारण, अच्छे परिणाम का कारण, कारण तो कुछ और हो, कुछ और हो, और हो, और यश किसी और को मिले, यश किसी और को मिले, और को मिले, तो उसको हम बोलते हैं घी सवारे काम, बड़ी बहू के नाम। अगला हमें दिया हुआ है चीकना मुंह है पेट खाली। चीकना मुंह है पेट खाली, यानी चिकना मुंह पेट खाली का मतलब ये होता है कि जो अगर बाहर से उस व्यक्ति की संपन्नता दिख रही है तो जरूरी नहीं है वास्तव में ऐसा ही हो, यानी दिखने में जो संपन्नता होती है पर वास्तव में उसका अभाव होता है। तो अपन लिख सकते हैं दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव होता है। दिखने में संपन्नता संपन्नता पर वास्तव में वास्तव में अभाव, वास्तव में अभाव। तो ये दोनों की दोनों मैंने कहावतों का अर्थ आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप इनका वाक्य में प्रयोग है वो आराम से कर सकते हो। अब इतने सारे मैं आपको टेस्ट के अंदर है वो मुहावरे लोकोक्तियां लिखवाऊं, तो इनमें ये है कि जो मैं आपको वाक्य में प्रयोग करवाऊंगी जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल आपको याद रहे। बाई चांस मान लीजिए कि आपको जो हमने इल्लत पालना ये मुहावरा लिखा था, तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो हमने वाक्य में प्रयोग किया ये आपके माइंड में हो। आपको ये पता चल गया कि मुसीबत मोल लेना इसका अर्थ होता है, तो वाक्य में प्रयोग आप अपने आप उस टाइम जो भी चीज आपके दिमाग में क्लिक हो गया आप अच्छे से उसको कर दोगे। तो इसीलिए इसका अर्थ समझना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
शब्दावली वाला। तो इसमें हमें क्या लिखनी है? शब्दावली। सबसे पहले जो हमें वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया? मोगेज। मोगेज। इसे मोर्टगेज भी बोलते हैं, लेकिन इसमें रे और टे साइलेंट होता है, तो मोगेज। मोगेज की बात करें तो इसका अर्थ होता है गिरवी रखना। गिरवी रखना या बंधक। या बंधक, ज्यादा इसका जो सुइटेबल देखे तो वो क्या है? गिरवी रखना। अगला है परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव की बात करें तो इसका अर्थ होता है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य, या आप इसको बोल सकते हो संदर्श। इसको बोल सकते हो संदर्श, परिप्रेक्ष्य और संदर्श। रिवोक। रिवोक का अर्थ होता है निरस्त करना। निरस्त करना। और अगले की बात करें तो अगला होता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी या फिर उत्तरदाता। उत्तरदाता, रिस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता। तो ये मैंने आपको जो व्याकरण में जितने प्रकार के क्वेश्चन और जितने आपके सिलेबस में जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं, जितने टॉपिक आपको दिए गए उसके प्रत्येक के मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेके आई, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, इस क्लास में इतना ही, मिलती हैं अब अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।